आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको जो जो बताने वाला हूं, यदि अगले 5 महीने आप उसको फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल बन जाएगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपको छोड़ना चाहिए और कौन कौन से आपको चैप्टर्स करना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं और कैसे करना चाहिए, वो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए हर दिन जिससे सिलेबस फास्टेस्ट तरीके से कवर हो और कैसे पढ़ना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट वाइज में आज के इस वीडियो में बात कर रहा हूं। आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लेना है बिना किसी पार्ट को मिस किए हुए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो यदि आपको 99 परसेंटाइल चाहिए है अगले 150 डेज के अंदर, तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको इन बिटवीन 180 200 मार्क्स आपको चाहिए पड़ेंगे। मतलब 180 और 200 के बीच में ही आपको मार्क्स चाहिए, तभी आपका 99 परसेंटाइल बनेगा। और हर दिन आपको 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, एटलीस्ट है ये। अरे यार 5 महीने बचे हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई, 12 घंटे पढ़ लो बस। उसके बाद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, रिलैक्स हो जाओगे, आप एडवांस की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो 12 घंटे की आपको पढ़ाई हर दिन करनी है, ठीक है ना, जिसमें आप 4 घंटे पढ़ रहे होगे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री और 4 घंटे आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 4-4 घंटे आपको पढ़ना चाहिए? देखो, अब एग्जाम का टाइम आ चुका है और एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आपको तीनों सब्जेक्ट जो है वो रोज पढ़ना चाहिए, जिससे तीनों सब्जेक्ट में वो जो फ्लो है, वो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो फ्लो है फिजिक्स में और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कंसिस्टेंसी है तीनों सब्जेक्ट में, वो बनी रहेगी। इसलिए आपको हर दिन तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने, और ये एटलीस्ट है 12 घंटे, 4-4 घंटे आपको पढ़ना ही है। अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो इसके बाद यदि मैं मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द जेईई एस्पायरेंट का वीक होता है, ठीक है। लेकिन इस सब्जेक्ट में भी आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मार्क्स, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके टोटल जो है वो आपका 99 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में बन पाएगा। बिना मैथ्स के आप 99 परसेंटाइल नहीं बना पाओगे। लेकिन देखो, मैथमेटिक्स में ओवरऑल यदि देखा जाए तो यदि आप 13 से 14 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो ये चांसेस है कि आपका 99 परसेंटाइल जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्ट्रेटेजी भी वैसे ही होनी चाहिए कि मैथ्स में ज्यादा स्कोर नहीं करना है आपको, बस 50 मार्क्स के आसपास स्कोर यदि आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास चॉइस जो है वो दो है, 2 चॉइस है आपके पास। दोनों में से आप कोई एक चीज कर लेना, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा टॉपिक जो है वो अच्छा। 2 चॉइस कौन कौन सी है कि आपके पास पहला तो इंटीग्रेशन है, जिसमें आपके पास 4 चैप्टर्स आते हैं, इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इंडेफिनिट से आपके या तो 0 या फिर 1 क्वेश्चन आएगा, डेफिनिट से 2 कंफर्म आएंगे, एरिया से 1 और डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन आपके यहां से आ रहे होंगे। फिर इसके बाद वेक्टर एंड 3D आपको करना है, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 2 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 2 क्वेश्चन। तो ये यदि आप मिलाओगे तो यहां से आप देख सकते हो 6 3 9 5 14 जो क्वेश्चन है आपके यहां से पूछे जा रहे होंगे एटलीस्ट। और यदि आप इतने क्वेश्चंस, इतने चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से मास्टर कर लेते हो, और अच्छे से मास्टर करने के लिए आपको बस फुल लेक्चर्स देखना है इत्मीनान से। पीवाईक्यूज कर लो आप 19 से लेके 24 तक, बस इतना ही करना है और आपका अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहे हमेशा से, इसलिए पीवाईक्यूज भी भर भर के हैं, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। वेक्टर एंड 3D में तो आपको 300 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीवाईक्यूज को भी यदि अच्छे से कर लेते हो और फुल लेक्चर्स देखते हो इन चैप्टर्स में, तो आपके 14 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। चॉइस नंबर 1 आपकी ये है। चॉइस नंबर 2 क्या है कि आप यदि इंटीग्रेशन में वीक हो, आप पर इंटीग्रेशन नहीं बनता है, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या कर लो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मास्टर कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके स्ट्रेट लाइन आ जाता है, ठीक है, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। यहां से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल इंटीग्रेशन जैसे आ रहे होंगे, 4 क्वेश्चन तो कंफर्म्ड ही आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएंगे। फिर इसके बाद चीजें बिल्कुल कॉमन है, आपका वेक्टर एंड 3D आपको करना ही है, सीक्वेंस एंड सीरीज करना ही है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करना ही है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना ही है। इन चारों चैप्टर से 2-2 क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगेन टोटल क्वेश्चन यदि आप मिलाओगे तो 14 से 15 क्वेश्चंस आपके यहां से भी हो जाएंगे। तो या तो आप चॉइस नंबर 1 है कि आप इंटीग्रेशन कर लो, या फिर चॉइस नंबर 2 है आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो। नीचे के जो चैप्टर्स है ये कंपलसरी है करना। यदि आप दोनों कर लेते हो तो फिर बढ़िया ही है, लेकिन इतना समय अपने पास है नहीं और करने की जरूरत भी नहीं है। आप कोई भी एक चीज पकड़ लो
और या तो ये कर डालो या फिर ये कर डालो। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं करते हो तो वेक्टर एंड 3D आप पर तभी होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ, जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे। बस केवल स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली वेक्टर एंड 3D स्टार्ट कर सकते हो, यदि आप ये पोर्शन छोड़ रहे हो पूरा तब। लेकिन अपन को क्या करना है कि इनको तो फुल लेक्चर्स प्लस PYQ से कर लेना है 19 और 24 के। यदि थोड़ा सा और समय बचता है तो आप अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन भी कर लेना, क्योंकि तुम पूरे चैप्टर्स तो अपने मैथ्स में कवर करने ही रहे हो। यदि केवल इतने ही कर रहे हो तो उनको अच्छे से कर लो और आप डेफिनेटली एक अच्छा परसेंटाइल मैथ्स में ला लो। बाकी इसके साथ साथ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम, ये अलजेब्रा के 3 चैप्टर्स हैं जिनका आपको केवल वन शॉट देख लेना है इनको करने के बाद, और PYQ सॉल्व कर लेना है। वन शॉट आप देखोगे निशांत बोरा सर का, बस वो वन शॉट आप देख लेना। मैंने खुद पर्सनली देखे हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। बिल्कुल उन्होंने सारी थ्योरी उस वन शॉट के अंदर पढ़ाई है, बस क्वेश्चन कम प्रैक्टिस हुए हैं, बाकी थ्योरी पूरी पढ़ाई है। तो इन 3 चैप्टर्स के आप केवल वन शॉट देखने के बाद 2-3 साल के PYQs कर लेना, बाकी किसी भी एक चॉइस 1 या 2 को पकड़ के आप निपटा दो। मैथ्स में आपका 99 परसेंटाइल इजिली बन जाएगा। तो यदि केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो आपके पास 3 सेक्शन होते हैं केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। आपके पास 5 महीने हैं, ठीक है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आप सिलेबस देखोगे तो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल से आपका एक क्वेश्चन आता है। केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 जो चैप्टर्स हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखने वाले चैप्टर्स हैं इवन पूरी केमिस्ट्री के। यहां से आपके 5 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से मिला के पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में। एंड इसके बाद DNA ब्लॉक कंफर्म्ड 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। बाकी सॉल्ट एनालिसिस भी है और P ब्लॉक भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप सॉल्ट एनालिसिस को छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं। एंड इवन P ब्लॉक जो है उसके केवल बेसिक सी बचे हुए हैं। यदि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो तो P ब्लॉक काफी हद तक कवर हो जाता है। तो वहां से भी यदि आपका 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं तो 50% चांस है कि आप यही का पढ़ के P ब्लॉक के भी क्वेश्चन आप बना सकते। तो केवल और केवल 4 चैप्टर्स आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, जहां से आप देख सकते हो 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। आप सिंपली एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मतलब पहले आप फुल लेक्चर्स देख लो, फुल लेक्चर्स देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो इन चैप्टर्स में, क्योंकि इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं और काफी जल्दी हो जाएंगे आपके मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस। एंड इसके बाद PYQs करें, आप PYQs के क्वेश्चंस करें, आपके ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं वो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ही होते हैं, क्योंकि यदि आप पर इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बन रहा होगा एग्जाम में तो वो केवल 30 सेकंड्स के अंदर बन जाएगा और उससे कॉन्फिडेंस काफी आता है। तो केवल और केवल 4 चैप्टर्स आप यदि कर लेते हो तो 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ध्यान से देखो, जो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये 2 काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। मैं मान के चलता हूं 1 महीने का समय दे दो इन दोनों के लिए। 1 महीने का समय मतलब 15 दिन दे दो केमिकल बॉन्डिंग के लिए, 15 दिन दे दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। आपके पास 5 महीने में आपको बता रहा हूं केमिस्ट्री कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप हर दिन 4 घंटे पढ़ना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है। 4 घंटे आप यदि हर दिन पढ़ते हो तो 15 दिन दोनों चैप्टर को भी यदि देते हो तो विद प्रैक्टिस आप दोनों चैप्टर 1 महीने में कंप्लीट कर लोगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। अगले 10 दिन के अंदर अंदर आप पीरियोडिक टेबल और DNF ब्लॉक को खत्म कर लो। 40 दिन के अंदर आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी। ये मैं मैक्स बता रहा हूं। यदि हर दिन आप 4 घंटे पढ़ते हो तो आप 1 महीने के अंदर भी ये चीजें कवर कर सकते हो, यदि आप मेहनत करने पर आ गए तो ये चीज है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 40 दिन के अंदर आपकी इजिली कवर हो जानी है। बाकी P ब्लॉक छोड़ना है छोड़ दो, सॉल्ट एनालिसिस आपको छोड़ना है छोड़ दो। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इनको पकड़ो और इनको निपटा दो। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेके अमाइंस बायोमोलिक्यूल्स तक पूरी करनी है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो हर एक बच्चे को डिफरेंशिएट करेगा केमिस्ट्री में, क्योंकि यही एक सेक्शन है जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री के अंदर, और इसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप 2 महीने का समय दे दो। हर दिन आप 4 घंटे पढ़ाई करो केमिस्ट्री में, ठीक है ना। पहले आप कोई एक सेक्शन पकड़ के एक सेक्शन निपटा दो। 40 दिन में आपने इनऑर्गेनिक कर ली, बढ़िया से नोट्स बना लिए, अब उसको केवल रिवाइज करो। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक उठाओ, अब ऑर्गेनिक पूरी खत्म कर दो, 2 महीने तक चलने दो। आपके पास टोटल 5 महीने, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 महीने भी दे दिए ऑर्गेनिक को, आपकी पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जीओसी पढ़ना है जिसमें आप रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह सारी चीजें निपटा दोगे। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस पढ़ो, फिर आप हाइड्रोकार्बन, हेलोअल्कीन, हेलोअरीन्स, देन अल्कोहल, ईथर्स, फिनोल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स तक सारा आपको पूरा करना है। 2 महीने में आप ये खत्म कर लोगे। इसके बाद जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप काफी चीजें छोड़ सकते हो।
फिजिकल केमिस्ट्री में आप काफी चीजें छोड़ सकते हो। देखो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये तो फंडामेंटल चैप्टर से, ये सबका ही अच्छा होता है। थोड़ी सी स्टोइकियोमेट्री में आपको दिक्कत जा सकती है, लेकिन वो आप समझ लो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ये आपका फिजिक्स में भी कॉमन है, तो यदि आप यहाँ पे कर लोगे तो थोड़ा सा वहां पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। इसमें क्वांटम नंबर जो होते हैं वहां से एक क्वेश्चन आता है, तो क्वांटम नंबर्स काफी अच्छे से कर लेना। और बिना क्वांटम नंबर्स के आप ये पीरियोडिक टेबल वगैरह भी नहीं कर पाओगे, तो क्वांटम नंबर को आपको काफी अच्छे से समझना है। थर्मोडायनेमिक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका थर्मोकेमिस्ट्री, आप थर्मोकेमिस्ट्री छोड़ दो, केवल थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन कर लो, वर्क और हीट वाला पोर्शन कर लो। जब आप इसको कर रहे होगे तो आपको यहाँ पे भी फिजिक्स में हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। वही सारी आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, यहाँ पे यदि आप कर लोगे तो कॉमन रहेंगी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, फिजिक्स में कॉमन रहेंगी। तो ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि फंडामेंटल्स हैं, फिजिक्स में भी थोड़े थोड़े कॉमन हो जाएंगे। दोनों चैप्टर्स ये फंडामेंटल हो गए आपका, तो इन चैप्टर्स में तो आपको दिक्कत ही नहीं आनी। इक्विलिब्रियम में आप क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम में आप केवल केमिकल कर लो, आयनिक छोड़ दो। स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है अभी, आप केमिकल जो है बस उसको कर लो, और केमिकल इक्विलिब्रियम आपका आराम से 4-5 घंटे के अंदर हो जाएगा यदि आप करने पर आ गए तो। केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, अगेन रेडॉक्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अपना जो टाइट्रेशन वाला, जो इक्विवेलेंट वाला जो पोर्शन होता है वो होता है, और एक जो पोर्शन होता है जिसमें आप बैलेंसिंग कर पढ़ते हो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, आप वो पढ़ते हो। आप केवल फर्स्ट हाफ कर लो, मतलब आप बैलेंसिंग पढ़ लो, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लो बस। बाकी जो टाइट्रेशन वाला जो पोर्शन है, जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला जो पोर्शन है, जो इक्विवेलेंस लॉ है, उसको आप छोड़ दो। तो आपका रेडॉक्स जो है वो भी मैं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 घंटे का चैप्टर बचा हुआ है रेडॉक्स, क्योंकि इसमें आधा पोर्शन आप छोड़ सकते हो। बाकी इसके बाद ये 12th जो है ये बोर्ड में भी आपके कॉमन है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों आप कर लो, दैट्स इट। तो फिजिकल में आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और आई कैन प्रॉमिस ऑन दिस कि आप 1.5 महीने के अंदर अंदर पूरी फिजिकल निपटा सकते हो, और 45 डेज आपके पास बचते हैं। मतलब 2 महीने आप दे दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, 45 डेज मतलब 1.5 महीना फिजिकल के लिए, और 40 दिन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यदि लगा देते हो तो आप काउंट कर लो 5 महीने में आपकी केमिस्ट्री अच्छे से हो जानी है। और 4 घंटे आपको हर दिन पढ़ना है, करना कुछ भी नहीं है। फिजिकल में आप केवल और केवल बढ़िया से लेक्चर्स देख लो और अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लो, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, साथ ही में एनसीईआरटी भी पढ़ना कंपलसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और थोड़े थोड़े आप मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि इजीली हो जाएंगे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल्स के। मैथ्स में जैसे ज्यादा समय लगता है क्वेश्चंस करने के लिए, यदि ऑर्गेनिक में फंडे आते तो आप इजीली क्वेश्चन बना लोगे। तो वो चीज आपको करनी है। एनसीईआरटी कंपलसरी है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तो कोई जरूरत नहीं, बट आप डीएनएफ ब्लॉक में जरूर पढ़ लेना। पीरियोडिक टेबल में भी उतनी जरूरी नहीं होती, क्योंकि जो एक्सेप्शन होते हैं वो टीचर आपको बहुत आसानी से बता देंगे। तो केवल डीएनएफ ब्लॉक में पढ़ लेना। और ऑर्गेनिक में जो क्लास 12th का जो पार्ट 2 होता है, हेलो अल्केन से लेके अमाइंस बायोमोलिक्यूल्स तक, आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी पढ़नी है। तो ये 5 महीने का आपका केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी है। यदि आप इसको फॉलो करोगे तो केमिस्ट्री में भी आपका इजीली 99 परसेंटाइल आ जाएगा। अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखो यार, मैं बता रहा हूँ कि जेईई मेंस में फिजिक्स में मेरे 90 मार्क्स थे, और मैं ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5 महीने के अंदर अंदर फिजिक्स में, जेईई मेंस की मैं बात कर रहा हूं, 90 मार्क्स लाए जा सकते हैं, और तुम ला सकते हो 5 महीने के अंदर। हर दिन यदि केवल 4 घंटे तुम फिजिक्स में 150 डेज के लिए देते हो ना, तुम्हारे 99 परसेंटाइल फिजिक्स में, 90 मार्क्स फिजिक्स में आ जाएंगे। मैंने खुद लाया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फिजिक्स का सारा सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल और केवल फॉर्मूले लेवल पर। जेईई मेंस में मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपको हर एक कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पता है, हर एक फॉर्मूले का एप्लीकेशन पता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको पता है, तो आप फिजिक्स में 90 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। आपको सारे चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स आपको फिजिक्स में कंप्लीट करना है। हाँ, आप केवल एक चीज कर सकते हो कि यदि आपका टारगेट जो है वो केवल जेईई मेंस है, तो आप रोटेशनल मोशन को छोड़ दो और केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो। रोटेशनल मोशन जो है वो जी एडवांस्ड का फेवरेट है, लेकिन जेईई मेंस में आप इस पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं करना चाहते हो, मत करो। आप केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सिलेंडर का कैसे निकालते हैं, स्फीयर का कैसे निकालते हैं, आप केवल वो सीख लो बस। लेकिन फिर बाकी जितना भी फिजिक्स का सिलेबस बचता है, क्लास 11th में मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से लेके क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिव करंट, ईएमआई, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से लेके
आपका मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, सारा जो सिलेबस है बस उसको फॉर्मूले लेवल पर तैयार कर लो। हर एक जो फॉर्मूला है उसको पकड़ो, उसके 4 क्वेश्चन लगा डालो, खत्म। इतना सा तुम्हें काम करना है और बस पूरे फॉर्मूले जो है वो रेडी कर लो। आपको केवल और केवल क्या करना है कि देखो, अभी आप किसी भी कोचिंग में होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखते होंगे या फिर यूट्यूब से पढ़ते होंगे, जो भी आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं उनमें बढ़िया से लॉन्ग लेक्चर्स देखो, देन पीवाईक्यूज करो। और जो भी आपके बैकलॉग से डले हुए हैं उनमें आप वन शॉट देखो और केवल फॉर्मूला लेवल पे उस चीज को प्रिपरेशन कर दो। और आप क्या करो, केवल शॉर्ट नोट्स बनाओ, केवल उसमें फॉर्मूले लिखो कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ रहे हो तो कूलाम्स लॉ से लेकर डायरेक्ट कैपेसिटर तक जितने भी फॉर्मूले आते हैं सारे फॉर्मूले की लिस्ट बना लो और उनको बार बार रिवाइज करो। एंड इसके बाद पीवाईक्यूज करो 2019 से लेकर 24 तक, बढ़िया से मॉक टेस्ट दो। आप फिजिक्स में डेफिनेटली 90 मार्क्स ला सकते हो। एनसीईआरटी फिजिक्स में पढ़ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप केवल इनकी एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। तो इतना भी यदि आप फिजिक्स में कर लेते हो तो आपके 90 मार्क्स फिजिक्स में आ जाएंगे। अब एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं वो ये, 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं और यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मैंने काफी अफोर्डेबल कर दिया है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 महीने तक आपकी रहेगी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तक आपकी रहेगी और हर महीने का जो चार्ज है वो काफी कम है। लिंक उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखो, मैं आपको बहुत एक फैक्चुअल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 2 लाख 3 लाख 4 लाख कोचिंग में लगा दिए होंगे और तब भी आपकी यदि पढ़ाई नहीं हो पा रही और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप काफी रिग्रेट करोगे। एंड यदि आप अभी बहुत ही कम प्राइस में रखा है और यदि इस प्राइस को लेके यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उससे बेटर और कोई चीज नहीं है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन लो। तो यदि आपको ऐसा फील होता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा अकेले 5 महीने, मुझे कोई मेंटोर चाहिए, मुझे कोई पर्सनल गाइड करने वाला चाहिए, तो आप पर्सनल मेंटरशिप मेरी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लेके रखी हुई है। तो वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।